My voice is clear to everyone. Okay, fine. So let me first share my screen. So this is our eighth lecture, students, and today we will complete our fourth unit. Okay. जिनमें स्टूडेंट्स की फर्स्ट क्लास है, द वंस हु आर हैविंग फर्स्ट क्लास, वो रिकॉर्डिंग से कवर कर लेंगे. ठीक है. आपने लेट ज्वाइन किया ड्यू टू एनी रीजन, अब मैं स्टार्टिंग से तो नहीं कवर करा सकती ना, कोई बात नहीं. रिकॉर्डिंग से इजीली कवर हो जाएगा. डाउट्स हम डाउट क्लियरिंग सेशंस में ले लेंगे. फाइन. लास्ट क्लास में हमने इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक को स्टार्ट किया था. उसके कंटिन्यूएशन में जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, लास्ट क्लास में हमने मीनिंग्स पढ़े थे और हमने पढ़ा था इम्पैक्ट पढ़ा था टेक्नोलॉजी का. आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके. Technology transfer involves sharing or relocating technologies, knowledge, or skills from one organization or country to another. द- देखो, अब सबको मालूम है कि रिसोर्सेस क्या है. हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेस है, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेस है. तो कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज अपनी रिसोर्सेस को आपस में एक्सचेंज करती है, ट्रांसफर करती है और रीलोकेट या यूज करती है. ठीक है. That can be between two organizations are using one machines, or they're working on ठीक है, they're sharing their resources, or you can share with the country also. यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, आप एक तरीके से अपने रिसोर्सेस को रिशेयर कर रहे हो. ठीक है. अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स को किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी कंट्री के साथ. अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हो या आप डील कर रहे हो फॉरेन मार्केट में, ग्लोबली काम कर रहे हो, तो आप जब अपनी टेक्नोलॉजीज, अपने रिसोर्सेज, अपनी नॉलेज, स्किल्स शेयर कर रहे हो एक कंट्री के साथ, और आप रेसिडेंट इंडिया के हो, आप इंडिया में फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हो, तो अगर आप दिल्ली में रहते हो और आप अपना बिजनेस यूएसए में कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो या कोई टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि ट्रांसफर करने का क्या मतलब है कि आप एक दूसरे के साथ, आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो. ठीक है. या आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, या किसी भी तरीके से कोई सेकेंड पार्टी इन्वॉल्व है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स भेज दिए वहां पे. अब जो भी लोग वहां पे उस टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, वो अपनी नॉलेज से यूज कर रहा है, वो एम्प्लॉय अपनी स्किल्स दिखा रहा है. तो कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रहा है रिसोर्सेज शेयर करने में. ठीक है. या आपने कोई मशीन वहां से लीज पर ली है, दैट यू आर यूजिंग एनीथिंग. ठीक है. किसी भी तरीके से आप जब ट्रांसफर कर रहे हो टेक्नोलॉजीज का, यानी कि आप शेयरिंग में इन्वॉल्व हो. The first is foreign direct investment. Multinational corporations set up branches in foreign countries, bringing advanced technology and practices to these locations. अब कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर फॉरेन एफडी या कोई भी आपकी ब्रांच है ही नहीं. आप किसी लोकेलिटी को ग्रो करना चाहते हो, या उस लोकेलिटी में अपना बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो, या कोई एफडीआई का काम करना चाह रहे हो, एफडी हो, या कोई भी मल्टी एमएनसी आप स्टैब्लिश कर रहे हो, ऐसी लोकेशंस पे जहां पे आप एक एडवांस टेक्नोलॉजीज को प्रैक्टिस कर सकते हो, यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एन कंट्री. मान लो आपका बिजनेस एबीसी नाम का आपकी कंपनी है, ठीक है, यूएसए में. अब आपने उसकी ब्रांच एक दिल्ली में ओपन कर दी, लाजपत नगर में. आपने दिल्ली में ओपन कर दी आई आई एस कहते हैं आनंद विहार में फॉर एग्जांपल, या मोती बाग, या एनी प्लेस, कैनॉट प्लेस, कहीं भी. तो अब ये ऐसी लोकेलिटीज हैं. ठीक है. ये लोकेशंस हैं जहां पे आपने अपनी ब्रांचेस को सेट कर दिया है. अब वहां के नियर बाय लोग, जो वहां के रेसिडेंट्स हैं दिल्ली के, वो अपने नियर बाय ब्रांच में जाके वहां से काम करा सकते हैं. तो जिस तरीके से वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस को अपने देश. दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन?
Okay, I'm explaining in English also. Wait for a minute. Let me know. Repeat. Okay, yes. Fine. See, in the last class, we have started a topic innovation and technology. That is our fourth unit. Okay. In that class, in the last class, we have completed the two topics. One is meaning and introduction of innovation and technology. Second is impact of technology. The third topic, according to your syllabus, is transfer of technology. Agar, if I say in a one line, if someone say, explain me what is transfer of technology, it is nothing than sharing. If I have to say ki what is transfer of technology in a one word, I can say when you are sharing your technologies, knowledge or skill, anything, any type of resource with any other organization or in any other country, with any country, right? Then you can say that you are transferring of technology. It's termed as transferring of technology. Technology is one of the resource you are having knowledge or skills, anything. ठीक? For example, your business is set up in USA. ABC company set up in USA. And now you have a dealing, you are a business partner or someone that ABC has agreed with your terms and condition and started, he just opened his new branch at Delhi Cannot Place, for example. Now, whatever resources, technology they are using in here are now using in Delhi Cannot Place. So people living in Delhi, residents of Delhi, can avail these services, right? For example, Domino's, franchisee you take, right? आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हो इधर जैसे जोरोको have you heard this name Zoroko company? Anyone have heard this name Zoroko? Can anybody tell me what is Zoroko? Or what type of company it is or what type of market? Cafe. Exactly. Zoroko जैसे एक कैफे टाइप का है. ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक रीजनेबल रेट में ऑल ओवर इंडिया में इसकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है, राइट? तो इन्होंने बहुत सारे लोकेशंस में नया ओपन किया. रिसेंटली इन्होंने देहरादून में भी ओपन किए 2 ब्रांचेस. ऐसे ही बहुत लोग फ्रेंचाइजी ले रहे हैं. अब जितने जोरोको की फ्रेंचाइजी ली है, ये कंपनी ना शार्क टैंक में आई थी. जो मेजली फास्ट फूड आइटम्स बनाते हैं, बर्गर, पिज्जा, ये सब टाइप के आइटम्स, और बहुत ही अच्छे ब्रिलियंट टेस्ट है इनका. तो ये जो कंपनी है, इन्होंने दे हैव ओपन इन many places in India, right? Lucknow, Delhi, Dehradun, and many places. So, whatever quality you are getting, for example, in Surat, you are also getting that facilities, that taste, that quality in Dehradun also, in Delhi also, in Lucknow also, in many places of India. This is how they are sharing their technology, transferring their technologies. The machines which you are using in their main branch is same which is using by any other branch. Is it clear to everyone now what do you mean by uh, sharing transfer of technology? Now is it clear to everyone? अब सबको समझ में आ गया? The ones who were asking me to explain in English, now it is clear to you all. Fine. Also, the term FDI, many students are asking me FDI. What do you mean by FDI? It's a very common term which we use, right, in a daily. We have heard. So, what do you mean by whenever you heard a name of FDI, foreign direct investment? What do you mean? क्या click होता है mind में इसको पढ़ते ही? I'll explain. Definitely, I'll explain. Let me see where are you all standing, or how much knowledge you have about it. Foreign companies invest in India. Okay. Anyone else? Share investments, formers to do invest equity like MNCs for investment companies. Okay. Anyone else? Common location. Elaborate more. Common location. MNC. Okay. Foreign company. Globally expand. Wait, start. देखो. Let's see. Multinational corporations set up branches in foreign countries. MNCs जो है अपनी branches को set करती है foreign countries में.
जिससे एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिसेस होती है उस लोकेशंस पे आके, ठीक है। अब लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो दिस इज टू इनकरेज दैट अवेयरनेस अमंग पीपुल। जब तक मार्केट में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, when you don't have a full knowledge, when why you will invest in foreign, right? Foreign companies, foreign investments you do. That's why we share the technologies, advanced technologies and practices, so that that locality, that locations grow up with that investment, that technologies. Next is joint venture and partnership. Companies collaborated across borders, pooling technologies, expertise and innovations. देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि आपके पास बिजनेस आइडिया भी है, ठीक है, आपके पास एक्सपर्ट्स भी है, बट फॉर एग्जांपल आपके पास कैपिटल की कमी है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज की कमी है, तो आप क्या करते हो, आप जॉइंट वेंचर या पार्टनरशिप में काम करना स्टार्ट करते हो। आप कोलैबोरेट करते हो फॉरेन कंपनीज से, या आप इंडिया में किसी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। अगर आप कोलैबोरेट करते हो तो दो लोग मिलके अपनी दो रिसोर्सेज, अपनी बेस्ट रिसोर्सेज का यूज करके उस कंपनी को रन, ठीक है। मान लो ये दो कंपनीज हैं, इनके अपने बेस्ट रिसोर्सेस है कोई 10, इनके अपने 10 बेस्ट रिसोर्सेस है। अब इनके पास जिनकी लाकनेस है, जिन रिसोर्सेस की, वो ये फुलफिल कर देंगे, और ये इनके, तो टोटल अब ये दोनों कंपनीज कंबाइंड हो जाए तो इनके पास टोटल 20 रिसोर्सेज हो जाएंगे। एंड विथ while using by using these 20 resources, इन 20 रिसोर्सेज का यूज करके वो अपने कंपनी को रन कर सकते हैं, राइट। तो ज्वाइंट वेंचर हो चाहे पार्टनरशिप हो, इसमें क्या होता है, कोलैबोरेशन, यानी कि दोनों मिलके पार्टीज, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहे आप इंडिया में रह के आप अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी एक्सपर्टीज, इनोवेशंस को, अपने रिसोर्सेस को दोनों लोग शेयर करते हैं और उसका एक फ्रूटफुल आउटकम आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आया पॉइंट सबको? इज इट क्लियर? फाइन। Research and development. International research collaborations and tech hubs help bridge and technology gap between developed and developing nations, aiding in the global diffusion of knowledge. क्या होता है कि इंटरनेशनल रिसर्चर्स जो होते हैं, रिसर्च जो भी हमने की होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी रिसर्च हुई है, हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं ताकि जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी गैप है हम दोनों नॉलेज के बीच में, जो फॉरेन रिसर्चर्स के जिन्होंने जो भी फाइंडिंग्स की हैं, जो नॉलेज है और जो हमारी नॉलेज है, यानी कि एक डेवलप्ड नेशन की नॉलेज और स्किल्स और उनके रिसोर्सेज, और एक डेवलपिंग कंट्री के, व्हेन दे कोलैबोरेट, तो उससे क्या होता है, जो भी गैप है नॉलेज का वो कंप्लीट हो जाता है, वो एक्सेलेरेट हो जाता है, और दोनों कंपनीज मिलके क्या करती हैं, काम करती है डेवलपमेंट का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल रिसर्च, यानी कि फॉरेन में जो भी, आपको मालूम है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर फुल ऑफ रिसोर्सेस। फुल ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है यहाँ पे कि उनके पास हर एक चीज बहुत ही बेस्ट वे में अवेलेबल है, बेस्ट रिसोर्सेस दे आर हैविंग, राइट। चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो ह्यूमन स्किल्स की बात हो, चाहे नॉलेज की बात हो, एनीथिंग, दे आर परफेक्ट, राइट। दे आर ब्रिलियंट इन दैट, दे आर वेरी पावरफुल, and you, because they are developed, and India is a developing country, right? When a developed country shares their resources with developing country, so the gap between these is removed, ठीक है। आ रही है बात समझ में कि एक स्टूडेंट है फॉर एग्जाम्पल, उसकी नॉलेज, और एक दूसरा स्टूडेंट है उसकी नॉलेज, जब उन दोनों की नॉलेज वो दोनों आपस में शेयर करते हैं तो एक बेस्ट रिजल्ट लेकर आते हैं। मान लो ये मैथ्स में वीक है और ये साइंस में, तो जो भी इन दोनों की नॉलेज के बीच में डिफरेंस आ रहा है, दिल आपस में कोलैबोरेट करके जब उन दोनों ने मैथ्स और साइंस स्टडी की तो उन दोनों का ही रिजल्ट बेस्ट आया। अब क्लियर हुआ? नाउ इज इट क्लियर, और शुड आई एक्सप्लेन वंस अगेन?
Is it clear to everyone? सबको समझ में आ रहा है? Or should I explain in English also? Technology transfer can lead to economic growth, improved living standards in developing countries, though it may also lead to dependency on foreign technology or unequal gains across countries. देखो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि आप जितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट रिसोर्सेज अगर कोलैबोरेशन में लेकर आ रहे हो, इससे आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज पे। पर कहीं ना कहीं इन समवेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज, राइट? हम फॉरेन टेक्नोलॉजीज पर डिपेंडेंट है हम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हम गेन कर रहे हैं वो अनइक्वल है। अब कोई भी प्रोडक्ट जो आप अपने देश में मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो आपको थोड़ा रीजनेबल रेट में मिलेगा, पर यही प्रोडक्ट ये फॉरेन में बेचेंगे, कोई प्रोडक्ट फॉरेन से बनकर आपके देश में आ रहा है तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा, राइट? तो ये अनइक्वल गेन रहेगा हमेशा। हम इक्वालिटी पे नहीं बात कर सकते कि यूएसए में अगर ये चीज $10 की मिल रही है तो इंडिया में इतनी कॉस्टली क्यों मिल रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस टॉपिक क्लियर टू एवरीवन? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि आप जब टेक्नोलॉजीज लेकर आ रहे हो दूसरी कंट्री से, आप कोलैबोरेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि फॉरेन की कंट्रीज रिसोर्सेस नॉलेज हमारे देश में आए, स्किल्स हमारे देश में आए, ताकि यहाँ के देश के लोग उसको यूज करें, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, जिससे ये कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एक थोड़ी एडवांस होती चली जाएगी। बट ऑन द समवेयर वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। हाँ, या तो हमें फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट कह लो, या हमें जो उससे गेन हो रहा है वो एग्जैक्टली exactly इक्वल नहीं हो सकता उन कंट्री से जिनसे हम रिसोर्सेज अवेल कर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ नहीं है, सिर्फ ये समझ लो कि जब आप किसी के साथ मिलके कोई टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो, व्हेन यू आर शेयरिंग योर रिसोर्सेज, नॉलेज, स्किल्स, ये सब चीजें जब आप शेयर करते हो, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बेसिक यही क्रक्स है इसका, ठीक है? शॉर्ट में इसका यही मतलब है, बस एक लाइन में अगर मैं इस पूरी स्लाइड को आप एक क्रक्स में बताऊं, इसका क्रक्स, तो इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट, time lacks in technology introduction. किस स्टूडेंट्स के टॉपिक्स अभी क्वेश्चन नहीं आंसर दे पाई हूं मैं, तो डोंट वरी, हम लास्ट के 5 मिनट्स में इन क्वेश्चंस को ले लेंगे, आप बस नोट डाउन कर लो, उस टाइम पे पूछ लेना, ठीक है? टाइम लैक्स इन टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन। टाइम लैक्स occur when there is a delay between the development technology in one region or country and its introduction or adoption in another country. This may due to economic factor। देखो, क्या कहने का टाइम लैग का मतलब समझते हो? कि जो डिले हो रहा है टाइम में, ठीक है, कोई भी काम, टेक्नोलॉजी तो हमने बना ली, फॉर एग्जाम्पल 2020 में टेक्नोलॉजी बन गई, अब उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट हमने 2024 में किया, तो ये जो टाइम लगे यानी कि टाइम डिफरेंस है, यानी कि ये जो टाइम है उस प्रोडक्ट को, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करके उसको इम्प्लीमेंट करने में, अडॉप्ट करने में, उसे हम बोलते हैं टाइम लैग, ठीक है? तो हम ये टाइम लैग का मतलब है जो हमारा डिले हो रहा है डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में एक रीजन में या किसी कंट्री में बात कर लो, और इसको हम इंट्रोड्यूस और अडॉप्ट कर रहे हैं किसी अनदर कंट्री में। इस टेक्नोलॉजी का मैं यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ आपको, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझेंगे। हम सब इंडियन है, कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आता है, जनधन योजना हो गई या कोई भी XYZ, ठीक है, कोई भी पॉलिसी लेकर आता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन बाद में होता है, ठीक है, 4 साल बाद, 2 साल बाद, या कोई ब्रिज बन रहा है,
टेंडर पास हो गया है कि इस एरिया से इस एरिया तक एक ओवरब्रिज बनेगा, बट वो ब्रिज को बनाने के लिए मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020 को एक बिल पास किया, ठीक है, तो मैंने बिल पास किया कि इस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक ओवरब्रिज बनेगा और इसकी एस्टिमेशन है 1 करोड़। मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, ठीक है, और जो कि कंप्लीट हो जाना चाहिए 1 मंथ में, बट इसको बनाने में 3 साल लग गए। ये बना 1 जनवरी 2023 में। अब आप खुद बताओ कि ये 1 करोड़ की कॉस्ट ट्रिपल तो हो ही गई होगी 3 करोड़। दिस इज व्हाट टाइम लैग इन टेक्नोलॉजी। आपने डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का करना है वो तो बोल दिया, यू हैव पास द टेंडर, यू हैव पास द बिल, बट जब आप इसको इंट्रोड्यूस या अडॉप्ट कर रहे हो, यानी कि आफ्टर 1 जनवरी 2023 के बाद लोगों ने इस ओवरब्रिज को यूज करना स्टार्ट किया। दिस इज व्हाट डिले इन टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन। इज इट क्लियर? राइट? क्यों हो सकते हैं, इसके रीजंस क्या है? ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर, हाई इनिशियल कॉस्ट फॉर न्यू टेक्नोलॉजी ऑफन डिले इट्स एडॉप्शन इन लोअर इनकम रीजन्स। सिंपल सी बात है कि कोई टेक्नोलॉजी बनाने में इनिशियली आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ा वो टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो लो इनकम रीजन्स हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं, उन्होंने उसको इजिली अडॉप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, जब टेलीफोन्स आए, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स आए, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ उस टाइम की जब जियो का फोन फ्री नहीं मिलता था, उससे पहले की बात। तब आप रियरली किसी के पास फोन देखते थे, फैमिली में एक या दो लोगों के पास होते थे, या एवरी वन वॉज नॉट दैट मच फोन फ्रेंडली, राइट? पर जैसे ही जियो ने फ्री किया, उसके बाद सबके पास है ना? वो एक अलग फैक्टर हो गया कि जियो ने फ्री किया तो आए। यहाँ पे जो टॉपिक समझने वाला है कि जब ये नई टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन की इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में, तो इसे वही लोग अफोर्ड कर पा रहे थे जिनका हाई इनकम ग्रुप है। जो लोअर इनकम रीजन्स हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो पा रही थी, वहां पे तो लाइट भी नहीं होती थी, तो टेक्नोलॉजी फोन तो बहुत दूर की बात हो गई। Isn't it? This is because of economic factor. Economic factor is one of the reason of time lag between in technology. ठीक है? Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? सबको समझ में आ गया? इजी पॉइंट है, इजी टॉपिक है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारी चीजें ना कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो जाती हैं। So it is clear to everyone, right? Next is second point is due to which regulatory and policy barrier. Strict regulations or lack of infrastructure can slow technology development deployment. अब आपके regulations, आपकी कंट्री के बहुत सारे स्ट्रिक्ट regulations हैं, जिसकी वजह से हर एक कोई उस टेक्नोलॉजी को नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं यूज कर पा रहा है, या आपकी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया है, यू आर रिच इनफ इन दैट एरिया, ठीक है, आप रिच हो, आप काफी पैसे वाले हो, और यू वांट टू सेट सम, यहाँ पे आपको इंडस्ट्री ओपन करना चाह रहे हो, बट उस इंडस्ट्री को ओपन करने के लिए आपको जिस टेक्नोलॉजी का यूज करना है, आपको जिन मशीन्स को लेकर आना है, वो मशीन्स फॉर एग्जाम्पल आती दिल्ली से, ठीक। अब जो दिल्ली से उस रूरल एरिया का जो रूट है, जो रोड है, वो इतनी डैमेज है, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक बाय रोड। अब जिसकी वजह से आपका डिप्लॉयमेंट होता है टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से बैरियर्स आ जा रहे हैं। दिस एग्जाम्पल इज इनफ टू गिव यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक।
I know that I'm too slow for ये मतलब I don't छोड़ो. अब मैं हर एक स्टूडेंट की यहाँ पे यार 250 बच्चा बैठा है ना, तो मैं 250 बच्चों के ना एवरेज मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बेसिस पे ही पढ़ाऊंगी. मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को नहीं देख सकती ना. इट्स ओके, कोई बात नहीं. टॉपिक क्लियर है? इंग्लिश में प्लीज वेट अ मिनट. I'll definitely explain you in English also. Wait for a minute. Fine. See, this topic, regulatory and policy barrier, means that, for example, your country is having a very strict rules. If you want to just use that particular topic or adopt, you want to purchase that technology or in whatever decisions you want, right? For that, you have to follow strict rules and regulations which are given by a which are mentioned by the government. Due to which they are due to which many can't follow that, right? Or there's one another example is that you belong to a rural area and ठीक है, and there in electricity problem is there, right? Due to which you want to start your own industry that there, ठीक है, you want to open an industry, but due to the lack of electricity, you can't open the industry, you cannot start your industry, you cannot have that technology, that machines you cannot hire or purchase because the infrastructure that in your area is not developed enough, that you can't bring a machine to your area, to your village. These are the policy barriers or regulatory barriers which due to which your infrastructure is very slow down or very not, it's not that much good enough, due to which technology deploy, you cannot use advanced technology. That means, now is it clear to everyone? Yes, I know that your exams will be in English. Your what you said? Yes, your interviews. But many students requested me that ma'am, please explain in Hindi. That's why I'm using Hindi most. But I already mentioned in the class many times and in every class that if anyone wants me to explain in English, I'll definitely do that. I'll try to use both the languages, English and Hindi. I cannot completely use English. I cannot completely use Hindi. Is it clear to everyone? If you want, I can explain you again and again. But I hope this topic, these 2 points are clear to each and every one of you, whether you in English or in Hindi. Anyone wants me to explain in Hindi or English, please let me know fast. Again, अगर मुझे दोबारा समझाना है इसलिए लिखना कि again in Hindi. अरे इस पॉइंट को जो मैं समझा चुकी हूँ. देखो, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी बैरियर का मतलब है कि कुछ ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी हुई हैं जिनकी वजह से आप ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजीज को नहीं यूज कर पा रहे हो, आप उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप उनका यूज नहीं कर सकते हो. वो कुछ भी बैरियर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ऐसे एरियाज में हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है या आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि आप उस टेक्नोलॉजी को मतलब उसको आप ला ही नहीं सकते अपनी इंडस्ट्री तक, जिसकी वजह से भी टेक्नोलॉजी टाइम लैग आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज कल्चरल रेजिस्टेंस. सम सोसाइटीज में resist adopting new technologies due to social and cultural preferences for traditional methods. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कल्चरल रिच है. ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं इंडिया में, राइट. इंडिया इज हैविंग अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स है. ठीक है, जिसकी वजह से हर एक सोसाइटी, हर एक कल्चर की अपनी एक रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनकी अपनी एक इमोशनल कनेक्शन है कुछ मेथड्स के थ्रू, जिनकी वजह से उनके हर एक कल्चर की अपनी प्रेफरेंसेस है, रिस्पेक्ट है कल्चर की, ड्यू टू विच वो कई बार बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं करना चाहते. दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क ऑन द ट्रेडिशनल मेथड्स only. Is it clear? Society does not want to change.
दिस इज वन ऑफ द रीजन। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मशीन से या टेक्नोलॉजी से नहीं है, वो रिसोर्स है एक तरीके का। वो रिसोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Culture resistance means that there are many. India is a very culture rich country, right? And every culture has its own respect, own traditions, own culture values, ethics, due to which they does not want to change their mindset, and they just want to work on their traditional methods only. They does not want to change their traditions due to because they are just emotionally connected with their culture. Is it clear to everyone? Last is skill and knowledge gaps. Reasons with fewer trained professionals or technical expertise may take longer to implement new technologies effectively. Exactly, if you are not that much well educated, if you are belong to some regions that where are very few trained professionals are there, बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग हैं या उतनी knowledgeable expertise नहीं है उन areas में, जिसकी वजह से वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में काफी टाइम ले रहे हैं, तो वो इम्प्लीमेंट करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, तो ये गैप को रिमूव करना भी बहुत जरूरी है। तो देयर आर सम रीजन जहाँ पे देयर आर सम रीजंस वेयर वेरी फ्यू trained professionals are available or expertise are very limited there, due to which they can take a long time to implement that adopt new technology, advanced technology in that area. So for to fill that skill and knowledge, because you are not that much aware about the technology, you are not that much skilled to use that technology, or you are not that much knowledgeable aware, due to which you are adopting, you are lacking behind with the one that are technology friendly more. ठीक है? Is it clear to everyone? जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं या ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं अपने वर्क में, उनकी नॉलेज स्किल ज्यादा एडवांस्ड होगी एज कंपेयर टू जो कम है, जिसकी वजह से जो कम है, जो लैक कर रहे हैं, तो वो नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करने में टाइम लेंगे, जिसकी वजह से ये टाइम लैक जरूर देखने को मिलेगा आपको। नाउ इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर है सबको? नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इंडिया में क्या स्टेटस है टेक्नोलॉजी का? इंडिया has experienced rapid technology growth in recent areas. कुछ सालों में research areas में we have seen that we are grown a lot in a technology sector, right? जैसे कि digital infrastructure. आज के टाइम पे हर एक चीज डिजिटल है इन इंडिया, whether internet banking हो, shopping हो, you want to purchase anything, you can purchase by using your phone. आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके आप किसी भी तरीके की सर्विसेज अवेल कर सकते हो, आप किसी भी तरीके की नॉलेज गेन कर सकते हो। यू आर टोटली डिजिटल डिपेंडेंट। If you want to study, go on YouTube, search for the topic. You will find hundreds of teachers there explaining that topic. You want to purchase any, for example, clothes, footwear, anything, curtains, watches, anything, mobile phone, laptop, you can go online, use the Amazon, Flipkart, Myntra, any app according to your preference. You can purchase. You want to purchase cosmetic, you are digitally. You want to do internet banking, you want to transfer money, you want to invest somewhere, you can do by using internet banking. Isn't it? So you are totally dependent on digital. You are totally dependent on technology. आप हर एक चीज के लिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट। If you want to do, for example, you want to have good food from your favorite restaurant, you can order that. If you want that, you want to purchase grocery, you can purchase that. Anything you want to purchase, everything is available. See, we are just हम एक क्लास ले रहे, we are studying just because of technology, isn't it? So this is what digital infrastructure, and India has grown rapidly. India ने बहुत तेजी से स्पीड पकड़ी है डिजिटल होने में, and everything is getting more, we are getting technologically more advanced day by day.
So this point is clear to everyone. This point is clear to everyone. नेक्स्ट इज आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इंडियस ग्लोबली आईटी हब। आपको मालूम है कि आज के टाइम पे इंडिया बहुत एडवांस है आईटी सेक्टर में, राइट? सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट कर टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड वाइड, ई कॉमर्स, फिनटेक, इंडिया हैज फर्दर स्पर्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, आईटी सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, सॉफ्टवेयर कितना ग्रो कर रहा है। सॉफ्टवेयर सेक्टर में आपको सब मालूम है कि इंडिया इस टाइम पे टेक्नोलॉजिकली और स्पेशली इन आईटी सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, स्टेटस उसका बहुत हाई जा रहा है, राइट? प्रोग्रेस हो रही है। नेक्स्ट, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशंस। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है स्टार्टअप्स में, आप सबको पता है ना। अभी रिसेंटली कुछ महीने हो गए हैं, आई थिंक 2-3 मंथ्स और 3-4 मंथ्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर कह रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएम जो है हमारे देश के, मिस्टर मोदी, उन्होंने क्रिएटर्स अवार्ड लॉन्च किया था। मे बी यू ऑल हैव हर्ड, थोड़ा बेसिक नॉलेज रखते हो जो आपके आसपास हो रहा है, जनरल नॉलेज। क्रिएटर्स अवार्ड दिया था जो उन लोगों को जिन्होंने कोई अच्छा कंटेंट, क्रिएटर्स को जिन्होंने हर एक फील्ड में, तो बहुत सारे लोग नॉमिनेटेड हुए थे और उनको बहुत सारे लोगों को मिला था। नहीं है तो जाके सर्च करना, यू विल गेट टू नो, क्या क्या पता आप में से भी कोई हो। ठीक है, तो ये स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को प्रमोट करना, एडटेक कंपनीज आई। इससे पहले आज से 7 साल, 10 साल, 20 साल पहले किसी ने सोचा भी था कि टीचर्स ऑनलाइन बैठ के पढ़ाएंगी? मतलब कोई होम ट्यूशन भी देते हैं आजकल लोग, पता है आपको? ऑनलाइन ट्यूशन तक दी जाती है टेक्नोलॉजी। पहले ये सब कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। तो हेल्थ टेक, अगर आपको किसी डॉक्टर से सर्विसेज देनी है ऑनलाइन बैठ के, तो वो भी आप कर सकते हो, उसके भी एप्स है। तो फिनटेक हो गया, ये सब चीजें आपको स्टार्टअप दे रही, गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है स्टार्टअप इन इंडिया, जहाँ पे वो मोर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड कंट्री बना रही है। ठीक है, लास्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक। इंडिया इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टेड बाय मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के अंदर से कैंपेन चलाया जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को भी मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रही है, जिससे उनकी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन टेक्नोलॉजी पे वो कम हो जाए और लोकल प्रोडक्शन ज्यादा बूस्ट हो, सो दैट आवर कंट्रीज इकोनॉमी ग्रोथ इनहांस। ट्रैक्टो ऑफर मेडिकल कंसल्टेशन, बिल्कुल सही बात है प्रिया थरेजा, मिस प्रिया थरेजा, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन, or anyone is having any doubt, please let me know. सबको समझ में आ गया और should I explain once again? Third point, that is startups and innovation. स्टार्टअप एंड इनोवेशन, देखो आपको मालूम है इंडिया में आजकल कितने ज्यादा स्टार्टअप्स हो रहा है, जिसको देखो वो स्टार्टअप कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये स्टार्टअप इनिशिएटिव्स इंडिया में लॉन्च किया था ना, जो लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के लेके, जो बहुत लोग इकोनॉमी को लेके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स, या उस पे काम कर रहे हैं, या बहुत लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसके लिए क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया था, नॉलेज अवेयर करने के लिए। एडटेक हो गई जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रही है, जैसे कि हमारी क्लास चल रही है। हेल्थ टेक हो गया, हेल्थ टेक में भी प्रैक्टो का एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने दिया क्लास में, कि प्रैक्टो एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप रजिस्टर करके, ऑनलाइन ऐप है, और बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये कोई ऐसा नहीं कोई भी XYZ, नो, दे आर वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर जो आपको गाइड करते हैं, आपको मेडिसिन कंसल्ट करके देते हैं, और वो कुछ मिनट्स में ही आपसे डॉक्टर मिल जाए। फिनटेक, फिनटेक जो होती है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी,
जो आपको आज के टाइम पे फाइनेंशियली कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है और फाइनेंशियल नॉलेज की अवेयरनेस जनरेट करते हैं। दिस इज फिनटेक ऑनलाइन। आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या शेयर मार्केट की पोजीशन देखना चाह रहे हो, एनीथिंग रियल एस्टेट का हो गया, वो फिनटेक कंपनीज आपको दे रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन। ग्रो ऐप है, बिल्कुल सही बात है। ग्रो ऐप के अलावा भी एक दो है। ग्रो ऐप भी अच्छा है, वैसे मैंने यूज किया है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। Effective technology management is crucial for organizations to remain competitive and includes। देखो, टेक्नोलॉजी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एक ऑर्गेनाइजेशन को कंपटीशन में मेंटेन करने के लिए टेक्नोलॉजी मैनेज करना इज वेरी क्रूशियल इन टुडेज टाइम। तो टेक्नोलॉजी की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन must assess current technologies and anticipate future needs, aligning technological goals with business objectives। टेक्नोलॉजी प्लानिंग में क्या है कि सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी करंट टेक्नोलॉजीज को एसेस करोगे कि जो भी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हो क्या वो सही है, कितनी फ्लुएंट है, उसकी नॉलेज लोगे जो करेंटली है। उसके बाद फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हुए फ्यूचर में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आपने कोई गोल, अपना कोई विजन बनाया होगा जिसको आप अचीव करना चाह रहे हो, यू वांट टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। फॉर दैट यू नीड अ technology, you have a current technology, but whatever you have anticipated for future needs, now you have to just go through, you have to just plan that your current technology can fulfill your future needs or not, that this technology is enough for you to achieve your business objectives or not। टेक्नोलॉजी प्लानिंग में आपको अपनी करंट टेक्नोलॉजी को एसेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि फ्यूचर में जो भी आपने अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसकी नीड्स को ये टेक्नोलॉजी फुलफिल कर पाएगी कि नहीं, क्या आपके टेक्नोलॉजिकल गोल्स को फुलफिल कर पाएगी करंट टेक्नोलॉजी और नॉट। इस चीज की प्लानिंग आप करते हो फर्स्ट स्टेज। इज दिस क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Okay. Next is innovation management. Encouraging a culture of innovation through research and development and collaboration helps organizations stay ahead in competitive environment। देखो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर बना के रखते हो, you always encourage your employees in such a way that they always work on research and development, they are well aware, they are up to date for technology, they are well aware that which technology are prevailing in the market, how rapidly it is growing. You are doing on research and development, right? R&D work is going in your organization। R&D का काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, एक टीम है जो रिसर्च और डेवलप कर रही है, जिससे आप अब जो कंपटीशन में आगे बने रहते हो, स्टे अहेड। स्टे अहेड का क्या मतलब है? आप आगे रहते हो, आप कंपटीशन में बहुत अच्छे पोजीशन को होल्ड करके बैठे हो, कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन में आगे हो, कॉम्पिटिट दे रहे हो अच्छे से मार्केट में, और आपको अगर लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको कोलैबोरेट करके और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप उसके लिए भी रेडी रहते हो। तो इनोवेशन को मैनेजमेंट करना, कि इनोवेशन करने का मतलब कुछ जो नई भी चीज आप खोज के ला रहे हो, नया प्रोडक्ट ला रहे हो, एनीथिंग न्यू यू वांट टू इंट्रोड्यूस, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज कंपटीशन में आगे बढ़ा रहना है, जिसके लिए कई बार आप कोलैबोरेशंस भी करते हो। तो इनोवेशन को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो बहुत बेसिक है।
research and development. Next was risk management. Identifying and mitigating risk associated with technology implementation, such as cybersecurity risk or potential obsolescence. कई बार होता है कि आपको ना टाइम टू टाइम यू हैव टू आइडेंटिफाई अपने रिस्क को खोजना, देखते रहना और मिटिगेट करना टाइम, ताकि किस तरीके की चीजों से आप रिस्क, जैसे कि एंटीवायरस हो गया, हम सब अपने लैपटॉप में ही करते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी का रिस्क होता है। आपको मालूम है आज के टाइम पे साइबर क्राइम्स इंडिया में बहुत स्पीड में इंक्रीज हो रहे हैं, बहुत स्पीड में, इजंट इट? आप में से हो सकता है बहुत लोग इसके ने फेस किया हो, या आपकी फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स में, कहीं सोसाइटी में किसी ना किसी ने, क्योंकि इट इज इंक्रीजिंग इन अ वेरी फास्ट। तो ये साइबर सिक्योरिटी का रिस्क, इन सब चीजों को मैनेज करना भी आना चाहिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज करना नहीं। आपको मालूम है आज के टाइम पे आपको कोई भी इरिलेवेंट कोई भी लिंक आता है वो ओपन नहीं करना, कोई भी स्पैम कॉल्स को रिप्लाई नहीं करना। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं और बहुत सारी अवेयरनेस भी इंक्रीज की जा रही है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी में होता है, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करप्ट हो गई फाइल या हाई को, वो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट आई वाज सेइंग, करप्ट हो गई, या आपकी फाइल को किसी ने हाइकर ने हाइक कर लिया, तो इन सब से आपको मालूम है किस लेवल का आपको नुकसान हो सकता है। यू कैन नो दैट cyber security, cyber crimes are increasing day by day in India, due to which you have to very particular about cyber security risk. You should aware of that. You should always take good actions with a very sharp minded, so that you should be active enough while using technology. You know that you don't have to click on any irrelevant link, or you don't have to respond to the spam calls. So these are the types of cyber risk which you have to avoid, which you have to be alert while doing any work on technology. Okay, so risk manage karna is also one of the crucial stuff. Is this point clear to everyone? हैकिंग, यस, फिशिंग, हैकिंग, फिशिंग हो गया, हैकिंग हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं साइबर सिक्योरिटी टर्म्स। फाइन। Resource allocation, efficient management of financial, human, technical resources, and support the technology life cycle for adoption of to maintenance. सिर्फ टेक्नोलॉजी को मेंटेन करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रन कर सकते हो, आपको सारे रिसोर्सेस को प्रॉपरली एलोकेट करना है। रिसोर्स में क्या आते हैं? फाइनेंस हो गया, आपके पास पैसे, ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज जो आपकी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो गया, ये टेक्नोलॉजी की पूरी लाइफ साइकिल है। आपको हर चीज को प्रॉपरली टाइम टू टाइम मेंटेन करना, उनको अडॉप्ट करना, चेंज करना। आपको डिसीजंस हर टाइम पे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस लेने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, so that you can manage all the resources properly allocated, because everything is interlinked. Is it clear to everyone? This is management of technology. Hope this slide is clear to each and every one of you. Students, whoever is open, turn on their mic, please just off your video call, right? जिसने भी अपनी वीडियो ऑन की हुई है उसको ऑफ कर दो। Anyone you have on the video, please off that. I request you. फर्स्ट पॉइंट को रिपीट कर दो, ओके? वेट कर रही रिपीट। देखो, टेक्नोलॉजी प्लानिंग, टेक्नोलॉजी प्लानिंग का मतलब है कि आपके पास जो करंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हो, और आपने एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बनाया है जो आप फ्यूचर में 1 साल के बाद अचीव करो, तो आप इस चीज को मैनेज करते हो, इस चीज को एसेस करते हो, इस चीज को देखते हो, क्या करंट टेक्नोलॉजी आपकी जो फ्यूचर नीड्स की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उनको फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बस आपको इस चीज का प्लान करना। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? आईफोन नाम था, अपना नाम तक नहीं लिखा है, मतलब ऐसा क्या नाम दिया घर वालों ने जो अपना नाम छुपा के रखा है? हम्म, ऐसा क्या नाम है आपका?
लास्ट पॉइंट कह रहा है आपको कि इफिशिएंट, आपको एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए सारे रिसोर्सेस को प्रॉपरली एलोकेट करना पड़ेगा, प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, ताकि आप उन सब की प्रॉपरली मेंटेनेंस कर सको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तभी प्रॉपर रन कर पाएगी, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, टेक्निकल रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्स हो। हर एक टेक्नोलॉजी, हर एक रिसोर्स को आपको प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए। आईफोन इंसान का नाम नहीं होता ना। अब सोचो किसी का नाम आईफोन हो तो। किसी का नाम सैमसंग हो, कैसा लगेगा? किसी का नाम ब्लिंकिट हो। शो ऑफ। चलो ठीक है, इस बातें बंद करो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, फीचर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, efficiency and productivity. Automation and digital tools enable faster production and lower cost, increase productivity across industries. आपके पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जितना फास्ट प्रोडक्शन करोगे, उसकी जो कॉस्ट आती है वो उतनी ही कम आती है। ठीक है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री में इंक्रीज हो जाएगी। तो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, बातें बंद कर दो अब। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? अपनी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप जितनी अच्छी अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस रखोगे, उतना फास्ट प्रोडक्शन होगा। जितना फास्टर प्रोडक्शन होता है, उतनी कॉस्ट लो आती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ओके, नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। Technology bridges geographic distance, allowing people and business to interact regardless of location. अब फॉर एग्जाम्पल, आप इंडिया में रहते हो, ठीक है, इंडिया में आप किसी भी जगह से आप बिजनेस कर सकते हो ना, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फुलकारी चुन्नी अगर पंजाब में ज्यादा फेमस है, पर आपको मालूम है कि आप इंडिया में कहीं पे भी जाके लोगे ऐसी फुलकारी सूट या चुन्नी, तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। चिकन कढ़ाई वर्क सुना है सबने? चिकन खाने वाला चिकन नहीं, चिकन कढ़ाई वर्क जो होता है, जो लखनऊ का फेमस है। तो उस तरीके के सूट आप ऑनलाइन परचेज करना चाहो तो अवेलेबल है आपको। तो कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन से क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस जो है, मान लो कोई पंजाब में रहता है और कोई लखनऊ में रहता है, तो अगर किसी को चिकन कढ़ाई का सूट लेना है, तो आपको मालूम है वो इजिली परचेज कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गुड्स एक देश एक सिटी से दूसरी सिटी जा रही है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन की वजह से। तो जो भी गैप्स होते हैं लोकेशन के बेसिस पे, तो वो सब कम को खत्म करते हैं, उस गैप को रिमूव करता है कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Next is environmental impact. Technology offers positive impacts such as renewable energy tech, a negative impact like e-waste, carbon emissions, and for tech production. आपको मालूम है कि आप कोई इंडस्ट्री सेट करते हो या कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है। कई बार आप रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज कर लेते हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बहुत सारे लोग ना सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, सोलर पैनल लगा के। उससे आप चलो, एक फायदा तो पॉजिटिव है, बट कुछ ना कुछ आप प्रोडक्शन करके ई वेस्ट प्रोड्यूस कर, ठीक है, कार्बन का एमिशन हो रहा है, तो जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है। तो आपको मैनेज करना के चल रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम लिमिटेड हो, ठीक है, जितना लिमिटेड हो सके उतना लिमिटेड हो। नेक्स्ट सोसाइटल इम्पैक्ट। आपकी टेक्नोलॉजीज, आप जो भी काम कर रहे हो, उससे आपकी सोसाइटी में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है। टेक्नोलॉजी रीशेप सोसाइटी, influencing everything from employment patterns with the risk of gig economic jobs to social interaction by social media. आपको एग्जांपल देती हूँ मैं, एक सोशल इम्पैक्ट कैसे है। आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे एप्स भी हैं, और
सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लिंक दे दिए जाते हैं कि अगर आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको जॉब सिक्योरिटी, जॉब मिल जाएगी, डेफिनेटली आप घर बैठे बैठे इतने हजार कमा सकते हो। दे आर सम जेन्युइन भी होते हैं, पर जेन्युइन का रेशियो बहुत कम है। और आपको मालूम है ऐसे फ्रॉड्स बहुत सारे हो रहे हैं आज के टाइम पे। और आपको नहीं पता तो मैं बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग में अपनी डेटा वेटा दे देते हो, बाद में आपके साथ साइबर क्राइम जैसी चीजें हो जाती हैं। आप सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करते हो, इंस्टाग्राम पे चिट चैट हो रही, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया। तो दिस इज सोसाइटल इम्पैक्ट। टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज करके आप सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। अब यूट्यूब है, बहुत सारे ब्रिलियंट टीचर है जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अब वहां से बच्चे जो कोई कोचिंग की फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा, कोई जा नहीं सकता, तो वो यूट्यूब से पढ़ पढ़ के अपने एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, अपने ऐसे एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं नेशनल लेवल के। तो दिस इज हाउ सोसाइटल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी कैसे रीशेप कर रही है सोसाइटी को। ठीक है, अब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वो उस टेक्नोलॉजी को किस सेंस में यूज कर रहा है, किस वे में यूज कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड नॉलेज एक्सेस। टेक्नोलॉजी देखो भाई, सेम बात जो मैंने अभी बोली, एजुकेशन दे रहा है, मेक एजुकेशन एक्सेस थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज दे रहे हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इग्नू भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी कर रही है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कर रही है। अब जो स्टूडेंट्स, जो आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो कई वर्क कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, आप लोग नहीं ऑफलाइन आके रेगुलर क्लासेस ले सकते हो, तो आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है। अब आप घर बैठे आराम से अपने कंफर्टेबल जोन में अपनी डिग्री भी कंप्लीट करोगे, कल को जॉब में भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अपने पर्सनल और अपनी करियर दोनों को मैनेज करके चल रहे हो। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग एवरीवन। सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Anyone is having any query, you can ask me. Thank you, Muskan. इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप क्लियर है? Excuse me. Hmm. First point is clear to all of you. Many students were asking me, ma'am, first point. Is this clear to everyone? Okay, fine. So thank you so much.